वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस। आइए, आपका स्वागत है आज नीट के केमिस्ट्री के बैच में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, परमाणु संरचना पर। और आज हम परमाणु संरचना के PYQ पर बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। PYQ का मतलब है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो परमाणु संरचना से आ चुके हैं, जो आपको कॉन्फिडेंट देंगे कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक ना। आजकल क्वेश्चन का कैसा ट्रेंड है, ठीक ना, कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। लेट अस कम ऑन द टॉपिक अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए, आज हमारा स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान किसके तुल्य होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान किसके तुल्य होगा। ऑप्शन में हमारे पास है प्रोटॉन, ऑप्शन में हमारे पास है न्यूट्रॉन, ऑप्शन में हमारे पास है इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन में हमारे पास है न्यूट्रॉन। आप सभी को बताना है कि इनमें से पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान किसके तुल्य होगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के तुल्य होता है। हमेशा जो है पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर माना जाता है। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। या तो ऐसा कह सकते हैं, यदि आपको ग्राम में बोलना हो तो आप बता सकते हैं 9.1 गुणे 10 की पावर -27 ग्राम, क्योंकि आप सभी को पता है 1 किलोग्राम बराबर, ठीक ना, पता है 10 की पावर 3 ग्राम होता है, ठीक ना। तो आगे बात करें दूसरे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको पता चल गया है, इसका उत्तर पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के तुल्य होगा। अब बात आती है एनोड किरणों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है कि एनोड किरणों की प्रकृति निर्भर किस पर करती है। पहला इलेक्ट्रोड पर, दूसरा शेष गैस की प्रकृति पर। आपको बताना है किस पर निर्भर करती है एनोड की प्रकृति। तो याद रखिएगा, जो एनोड की प्रकृति है ये शेष गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? शेष गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन हमारा पीईटी 2004 में आया हुआ था। पीईटी मतलब प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में। तो आप बता पाएंगे एनोड किरणों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा, शेष गैस की प्रकृति पर। इलेक्ट्रोड पर निर्भर नहीं करती, विसर्जन नली की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, इन सभी पर निर्भर तो कर ही नहीं सकती, किसी एक पर करती है। और वो सब किस पर निर्भर करती है? तो याद रखना है आपको, शेष गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। आते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन हमारा है n बराबर 3 व l बराबर 1 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बताइएगा, यदि आपसे कोई पूछता है कि n बराबर 3 और l बराबर 1 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कक्षक कितने भी हो भाई, कक्षक की यदि बात आती है, n बराबर 3 बोल रहा है, l बराबर 1 बोल रहा है, तो l बराबर 1 का मतलब तो p है, l बराबर 0 का मतलब s है, l बराबर 1 का मतलब p है, l बराबर 2 का मतलब d है, l बराबर 3 का मतलब f है। लेकिन s में 1 कक्षक, p में 3 कक्षक, d में 5 कक्षक, f में 7 कक्षक होते हैं। लेकिन यदि कोई आपसे यह पूछे कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, कोई भी कक्षक हो, एक कक्षक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। आपका आंसर होगा सी नंबर, जिसका उत्तर होगा 2 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वांटम संख्या n बराबर 3, आप देखिएगा स्क्रीन पर, क्वांटम संख्या n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर 0 के लिए अधिकतम अभिनिर्धारित कक्षकों की संख्या होगी। 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा। क्वांटम संख्या के लिए अधिकतम अभिनिर्धारित कक्षकों की संख्या क्या होगी, यह बात आपको बताना है। तो देखिएगा, चौथे की हम बात कर रहे हैं। चौथे का उत्तर क्या होगा बताना है आप सभी को। बोलिए क्या होगा चौथे का उत्तर। चौथे का उत्तर क्या आप बता पा रहे हैं? आपको समय दिया जा रहा है, अभी शुरुआत, ठीक है ना। क्वांटम संख्या n बराबर 3,
L बराबर 1, M बराबर 0 के लिए अधिकतम अभिनिर्धारित कक्षों की संख्या क्या होगी? मैं आपको बता दूं, N बराबर 3 दिया हुआ है, L बराबर 1 दिया है, M बराबर 0 दिया है, तो N बराबर जो 3 है ये हमारा कोष के बारे में चर्चा करता है, L बराबर 1 उपकोष के बारे में बताता है, SPDF के बारे में बताता है, SPDF के बारे में, और M बराबर 0 यह हमें कक्षक के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? कक्षक के बारे में। और M 0 है, M 0 है, ठीक है ना, L जब 1 है और M क्या है अपना 0 है। आपको पता है M का मान L पर निर्भर करता है। यदि L 1 है तो M -1, 0 और +1 होगा, तो इसमें 3 मान है, इसलिए 3 कक्षक बनेंगे। और एक ही ऐसा है 0, एक ही कक्षक ऐसा है जिसका मान 0 है। अधिकतम अभिनिर्धारित कक्षों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, टाइटेनियम परमाणु में दिए गए कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। टाइटेनियम परमाणु में दिए गए कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, याद रखिएगा प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा कर रखी है। किसके बारे में? क्वांटम संख्या के बारे में। क्वांटम संख्या मैंने इसलिए पढ़ाया था कि आप इस वीडियो को जब फेस करेंगे तो आपको ऑलरेडी हर चीज पता होगी। चलिए क्वेश्चन कराते समय मैं बताता हूं, टाइटेनियम परमाणु में दिए गए कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कैसे बताएंगे? ये 3s लिखा है, यहां पर n का मतलब 3 है और l का मतलब 0 है। यहाँ n का मतलब 4 है, l का मतलब 0 ही है, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। यहाँ n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू p के लिए 1 होती है। यहाँ n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू d के लिए क्या होती है? 2 होती है। s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। बोले 3 + 0 3 होगा, 4 + 0 4 होगा, 3 + 3p है तो 3 + 1 कितना होगा? 4 होगा, और 3d है 3 + 2 क्या होगा? 5 होगा। तो अब बताना है, ठीक ना, कि क्या ये कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम सही है। मैं बता दूं, जिसके लिए n + l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। तो देखिए इसके लिए n + l का मान 3 है, इसकी ऊर्जा सबसे कम है, तो ये तो ठीक है, 3s सबसे पहले लिखा है। लेकिन इन दोनों में जब n + l का मान बराबर है तो कैसे जाने किसकी ऊर्जा कम है? तो अपने को पता चलना चाहिए कि जब आपको ये पता करना हो तो आपको देखना है n का मान। जिसके लिए n का मान कम है उसकी ऊर्जा कम है, तो आपको पता है कि 3p के लिए n का मान 3 है, जबकि 4s के लिए 4 है, तो इसकी ऊर्जा कम है। इसे इसके बाद आना चाहिए, 3s के बाद 3p आना चाहिए, और 3p के बाद 4s होना चाहिए, उसके बाद 3d होना चाहिए, लेकिन क्रम में नहीं लिखा है। इसलिए देखते हैं कहां पर ऐसा क्रम में लिखा है। 3s लिखा है, 3s के बाद 3p लिखा है, फिर 4s लिखा है, फिर 3d लिखा है। मतलब हमारा बी नंबर जो है वो सही है, क्योंकि n + l का नियम कहता है कि जिस उपकोष की ऊर्जा कम होगी उसे पहले रखेंगे और जिस उपकोष की ऊर्जा ज्यादा होगी उसे बाद में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो पहले 3s में भरेंगे, फिर 3p में भरेंगे, फिर 4s में भरेंगे, फिर 3d में भरेंगे। तो चलिए इस प्रकार से हमने 5वां भी क्वेश्चन देखा। अब 5वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे 6वें क्वेश्चन में। देखिए 6वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 6वां क्वेश्चन है हमारे पास, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं n, l, m तथा s का कौन सा संघ तरंग समीकरण का उचित हल नहीं देता? कौन सा उचित हल नहीं देता है? इसको देखना है अपने को। n बराबर 3, l बराबर +2, m बराबर 1 और s बराबर +1/2। n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर 1 और s बराबर -1/2। फिर c n बराबर 3, l बराबर 3, m बराबर +1, s बराबर -1/2। d के लिए भी वैल्यू दी हुई है, ये सारी वैल्यू आपको दी हुई है, बताना है। चलिए रीड करिए एक बार और फिर बताइए चीजों को कैसे होगा। आप सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं? चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है कि किस परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या n, l, m तथा s का
कौन सा तरंग समीकरण का उचित हल नहीं देता। यहां देखिएगा, यहां n 3 दिया है, l 2 दिया है, m 1 दिया है और s + 1/2 दिया है। हमेशा n की तुलना में l का मान कम होता है, n की तुलना में l का मान कम होता है। क्या कम है? नहीं है, बराबर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हमेशा n से l कम होगा। n का मान 3 है, l का मान 1 है, इसमें सोचा जा सकता है, यहां भी सोचा जा सकता है, लेकिन तीसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि कभी भी n और l के मान बराबर नहीं हो सकते, ठीक ना। तो यही तो पूछा कि कौन उचित हल नहीं देता, तो यही है जो उचित हल नहीं देगा, क्योंकि n और l का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो हमारा उत्तर होगा सी नंबर। आप समझने लगे होंगे, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या के बारे में हमको बात करना है। 4 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या नीचे दी गई है। क्या दी गई है? n बराबर 4, l बराबर 2, m बराबर -2, ms बराबर -1/2। दूसरा ऑप्शन n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर 1, ms बराबर +1/2। चौथा ऑप्शन n बराबर 4, l बराबर 1, m बराबर 0, ms बराबर +1/2। चौथा नंबर n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर 1, ms बराबर -1/2। इनकी बढ़ती हुई ऊर्जाओं का सही क्रम होगा। याद रखिएगा, इन क्वेश्चनों पे यदि आपको बात करनी है तो चलिए मैं बात करने चल रहा हूं। इनकी बढ़ती ऊर्जाओं का सही क्रम, जिस उपकोष की ऊर्जा सबसे कम हो उसके सबसे पहले लिखना है। आपको पता है पहला वाला कह रहा है कि n जो है 4 है, तो ये मैंने लिख दिया 4। फिर बोल रहा है l2 है, l2 का मतलब होता है कि हमारे पास क्या है, l का मान 0s के लिए, l का मान 1p के लिए, l का मान 2d के लिए, l का मान 3f के लिए। तो आप बताइएगा, हमारे पास n 4 हो गया और l की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है? d के लिए होती है, 4d। यहाँ पे n का मान 3 और l का मान 2 मतलब 3d। यहाँ पे n का मान 4 और l का मान 1 मतलब p के लिए होता है। n का मान 3 और l का मान 1 किसके लिए होता है? p के लिए होता है। पता करो इनमें सबसे कम ऊर्जा किसकी है, जिसके लिए n + l का मान सबसे कम है। बोले यहाँ पे 4 + d के लिए l का मान 2 तो 6 आ गया। यहाँ 3 + l का मान, ये n का मान चल रहा है, ये l का मान चल रहा है, l का मान d के लिए 2, यहाँ 5 आ गया। यहाँ पे 4 आ गया n का मान, l का मान 1 तो 5 आ गया। यहाँ पे 3 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया। बोले सबसे कम n + l का मान किसका है? 3p का। ये मान लीजिए हमारा a नंबर है, ये b नंबर, ये c नंबर है, ये d नंबर। तो d नंबर में 3p आया है, तो 3p का सबसे कम है। उसके बाद 3p के बाद 3d और 4p दोनों का बराबर है n + l। जब दोनों का n + l बराबर हो तो देखते हैं किसके लिए n का मान कम है, तो 3d के लिए कम है। 3d के लिए भाई 3 है, जबकि 4p के लिए 4 है, तो d के बाद कौन आएगा हमारे पास? d के बाद आ गया b, क्योंकि 3d है वो। उसके बाद हमारे पास आ गया 4p, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी है, और जो बच गया लास्ट में उसके लिए 6 आया है, वो है हमारा ए नंबर, जो हमारा 4d है। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, डी बी सी और ए। कहां पे है डी बी सी और ए? डी नंबर हमारा उत्तर होगा। 7th का उत्तर जो है हमारा कौन सा नंबर है? 7th का उत्तर हमारा डी नंबर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या चीजें आपको समझ में आ रही है ना? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 8वें क्वेश्चन में, क्लोरीन माइनस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखते हैं क्लोरीन माइनस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, हमको बात करना है क्लोरीन माइनस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो हम देखते हैं क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है
वो 17 होता है। और एक माइनस जुड़ गया, जब माइनस लिखा रहे तो एक बढ़ा दीजिए, 2 माइनस जुड़ा होता तो 2 बढ़ा देते, 17 है और एक इलेक्ट्रॉन और लिखा है तो 17 एक 18 होता है। यदि कोई आपसे पूछे क्लोरीन माइनस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है तो 18 है। यदि माइनस में लिखा है तो जो उसका परमाणु क्रमांक होता है उस परमाणु क्रमांक में उतनी संख्या जोड़ दीजिए। तो आपने 17 में एक जोड़ दिया है तो हमारे पास कितने आ गए हैं, 18 आ गए हैं। तो क्लोरीन माइनस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास 18 है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अगली बात हमारी अगले क्वेश्चन पे होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है निकिल परमाणु न्यूनतम ऊर्जावस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो चलिए बात करते हैं निकिल परमाणु के बारे में। चलिए देखिए निकिल परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, नहीं याद है तो ऐसा याद किए होंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। आप सभी को पता है ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, 25 है, 26, 27, 28, 29, 30। निकिल का 28 होता है। अब 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 3p6। उसके बाद 4s2, 18 2 20। उसके बाद 4s के बाद 3d, 20 8 28। देखिए अब इसमें से या बाउ नियम से किया, इसको प्राकृतिक क्रम में यदि लिखना है तो 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3p 3d8 आ गया, 3 3 वाले को एक साथ लिख दिया, 4s2 लिख दिया। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूनतम ऊर्जा में पूछ रहा है, न्यूनतम ऊर्जा में। बोलिए डी में 5 कक्षक बनाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन भरना, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2। जो अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए यहां पर दिया भी है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। तो 9वें क्वेश्चन का उत्तर भी हमको पता चल चुका है कि 9वें क्वेश्चन का जो हमारा उत्तर है वो कितना होगा। तो 9वें क्वेश्चन का उत्तर है हमारा 2 और हमको पता चल चुका है। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p5 लिखा है, 4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है, ठीक ना। 3p यहां पर 5 लिखा हुआ है, ठीक ना, और 4s1 लिखा है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है। देख लेते हैं, क्लोरीन परमाणु की न्यूनतम ऊर्जावस्था को दर्शाता है कि आर्गन परमाणु की उत्तेजित अवस्था को दर्शाता है कि पोटेशियम की निम्नतम अवस्था को दर्शाता है कि क्लोरीन परमाणु की उत्तेजित अवस्था को दर्शाता है। देखते हैं, चलिए कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 1 19, ठीक ना। अभी तो 19 है, तो जब 19 है तो देखना है, क्या देखना है भाई, वो भी बात कर लेते हैं। इसका कंप्लीट यदि बना दिया जाता तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। अब 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता, कैल्शियम का होता। लेकिन यहां पर एक कम कर दिया गया है, 5 से भी एक निकाला गया है। पता करना है भाई कि कौन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से दर्शा रहा है। तो आपके पास समय है, थोड़ा सा आप चीजों के प्रति सोचिए और उसके बाद बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। बताता हूं मैं, क्लोरीन परमाणु के उत्तेजित अवस्था को 2 2 4 6 10, 2 12 5 17 1 18, ये क्लोरीन परमाणु की आर्गन की उत्तेजित अवस्था किसको बताता है, किसके उत्तेजित अवस्था को बताता है।
ये बात हमको बताना है। चलिए क्लियर करिएगा आप लोग। किसके उत्तेजित अवस्था को बताता है? आर्गन की उत्तेजित अवस्था को बताता है। तो कैसे आर्गन की उत्तेजित अवस्था को बताता है, चर्चा करते हैं अपन। तो देखिएगा, क्लोरीन, आर्गन, ये सारी चीजों पे अपन बात करेंगे। आर्गन है 18 है, 1s2 2s2 2 2 4 2p6 6 10 3s2 10 2 12 3p6 12 6 18। ठीक है। और उसके बाद इसके बाद 3p6 के बाद आता 4s। ठीक ना, 4s मान लीजिए खाली है, यहीं तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये आर्गन है। यदि इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे 3s में एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 कक्षक होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। और 4s तो अभी आया ही नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन है, खाली है। अब ये बोल रहा है कि आप इसको ऊर्जा दें। जब ऊर्जा देंगे तो 3p से 1 इलेक्ट्रॉन कूद करके 4s में चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अब d में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये ऐसा हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक अवस्था बता रहा है, उत्तेजित अवस्था बता रहा है, ये आर्गन की उत्तेजित अवस्था को बता रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि इस समय हमारी मॉडल कोचिंग क्लासेस पर नीट का बैच चल रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की लगातार क्लासेस आ रही हैं। पुराने एग्जाम में जो क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं उनको भी पढ़ाया जा रहा है। आपको जल्द ही आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपन पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अपने और भी मित्रों और दोस्तों को बताइए। अपन बहुत मेहनत करके आपको कुछ अच्छा देने का प्रयास करेंगे, कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।